ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुश्मनों ने नहीं, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने धोखे से मरवा दिया। सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी टीम को भी। लेकिन डेथ उसका एंड नहीं थी। उसे मिलता है एक सेकंड चांस, वापस उस वक्त जब ह्यूमंस में पावर्स अवेकन होना स्टार्ट ही हुई थी। और इस बार वो अकेला नहीं है, उसके पास है एक सिस्टम जो हर मोमेंट उसे दे रहा है ओवरपावर्ड एबिलिटीज बियॉन्ड लिमिट्स। अब सवाल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, क्या वो अपनी टीम को बचा पाएगा? क्या वो बदला लेगा उस धोखे का, या फिर इस बार दुनिया उसे पहचान ही नहीं पाएगी? इस स्टोरी में धरती अचानक से एक स्पिरिचुअल रिवाइवल के दौर में एंटर कर जाती है। लोग स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिसर्च करने लगते हैं और कुछ लोग ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज अवेकन कर लेते हैं जिन्हें वो हीरोज बनकर मॉन्स्टर्स से लड़ने में यूज करते हैं। पर कहीं और हमारा एमसी शिनजी मुश्किल में है। उसके पेट में चाकू घोंपा गया है और वो रिन गाम की एक लेडी से पूछ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। रिन उसकी बातों से पक जाती है और चाकू को और गहरा घुसा देती है ताकि वो मर जाए। तभी यूतो नाम का एक नया बंदा रिन से पूछता है कि क्या गेम खत्म हो गया। रिन एक्साइटमेंट में कहती है कि वो उसी का वेट कर रही थी। यूतो शिंजी को बताता है कि उसने उसके बाकी साथियों को भी मार दिया है और उससे उसके आखिरी शब्द पूछता है। शिंजी उसे गंदा इंसान स्कम बुलाता है और कसम खाता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पर यूतो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूटो उसे एक ऊंचाई से नीचे मॉन्स्टर्स के बीच फेंक देता है और शिंजी खुद को कोसने लगता है कि उसकी वजह से उसकी पार्टी मारी गई। वो वादा करता है कि अगर उसका दोबारा जन्म हुआ तो वो मॉन्स्टर्स का खाना बनने से पहले रिन और यूटो को जमीन में गाड़ देगा। तभी अचानक सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ये बंदा खतरे में है और वक्त पीछे यानी टाइम रिवर्स चला जाता है। क्योंकि उसके पास काफी पॉइंट्स नहीं है, सिस्टम कहता है कि रिवाइंड पॉइंट रैंडम सेलेक्ट होगा। कुछ ही सेकंड्स में शिंजी हैरान रह जाता है जब वो खुद को एक फुटबॉल मैच देखते हुए पाता है। वो सोचता है मैं जिंदा कैसे हूं। कहीं से एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसे बताती है कि उसका डेटा लोड हो गया है और वो अपना पसंदीदा एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकता है। उसे एहसास होता है कि वो सच में वापस आ गया है और वो कसम खाता है कि अब उन लोगों को अपनी मनमानी नहीं करने देगा। शिंजी कैलकुलेट करता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन से ठीक 1 महीना पहले पहुंच गया है। इस पॉइंट पर दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं है कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होना शुरू हो गई है। इसके बाद इंसान और पौधे म्यूटेट होने लगेंगे। जो भी सुप्रीम ग्रेड एनर्जी फ्रूट खाएगा उसे सुपर ह्यूमन पावर्स मिलेंगी। ये सब मौसम और आसमान पर भी असर डालने लगता है। शिंजी उम्मीद करता है कि वो इस बदलते एनवायरनमेंट से अपनी ताकत बढ़ा सकेगा। वो स्माइल करते हुए डिसाइड करता है कि 1 महीना काफी है ताकतवर बनने के लिए। वो सिस्टम चेक करता है और सिस्टम बताता है कि उसके 4 मेन फीचर्स हैं: एट्रीब्यूट डेवलपमेंट, पॉइंट एक्सचेंज, एट्रीब्यूट स्किल एडिशन और डेली मिशंस। शिंजी फायर एट्रीब्यूट चुनता है क्योंकि उसकी अटैक पावर सबसे ज्यादा होती है और सिस्टम उसे एक पर्पल फायर स्किल देता है जिसका नाम है हेवनली फायरी क्रिस्टल। इस पर्पल स्किल की वजह से उसे 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं। शिंजी दंग रह जाता है क्योंकि पर्पल क्रिस्टल बहुत रेयर है और यह हाईएस्ट टियर स्किल है। जैसे ही वो इसे हासिल करता है वो आग की ताकत से भर जाता है और खुद से वादा करता है कि वो सबसे स्ट्रांग बनेगा। तभी उसे टामुरा रिन का कॉल आता है जो उससे एक महंगे बैग के लिए 200 के येन मांग रही है। चिढ़कर शिंजी उसे पूछता है कि क्या तू पागल है और उसे यूटो से मांगने को कहकर कॉल काट देता है। गाड़ी में बैठी रिन उसके इस रिएक्शन से शॉक्ड है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। यूटो पूछता है क्या हुआ, पर रिन कहती है कि उसे सिर्फ यूटो की फिक्र है, शिंजी की नहीं। बाद में शिंजी कड़ी धूप में निकलता है। वो सोचता है कि काश वो कुछ दिन पहले रीइंकार्नेट हुआ होता तो उसे वो हॉस्पिटल ढूंढने में आसानी होती जिसे वो ढूंढ रहा है। वो 3 हॉस्पिटल चेक कर चुका है। एक फ्लैशबैक में उसे मीका नाम की एक लड़की याद आती है जिसने उसे बताया था कि उसके पिता ने उसे कुछ अजीब हेल्थ फूड खिला दिया था जिसकी वजह से उसकी इंटरनल आई स्पिरिचुअल एनर्जी कोर टूट गई थी। प्रेजेंट में शिंजी वादा करता है कि वो मीका और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर्स मीका को लेकर परेशान हैं क्योंकि उसके वाइटल्स नॉर्मल हैं पर बॉडी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। उसके पिता मिस्टर मत्सुमोटो डॉक्टर ली से भीख मांगते हैं कि उनकी बेटी को बचा लें। डॉक्टर ली पल्स चेक करते हैं और पूछते हैं कि क्या मीका हाल ही में कहीं ट्रैवल करके आई है। मत्सुमोटो बताते हैं कि वो पिछले महीने आइसलैंड गई थी और वापस आने के 1 हफ्ते बाद ये सब शुरू हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा यिन एनर्जी जमा हो गई है और उसे निकालने के लिए यांग का इस्तेमाल करना होगा। वो एक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और ध्यान रखने को कहते हैं। जैसे ही डॉक्टर निकलने लगते हैं शिंजी कमरे में घुस जाता है। सब हैरान है कि ये लड़का कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर शिंजी मिस्टर मत्सुमोटो को बताते हैं कि उनकी बेटी बीमार नहीं है बल्कि उसने एक एक्सट्रीमली रेयर आइस टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन की है। वो वार्न करता है कि अगर किसी ने बीच में दखल दिया तो मीका का शरीर टूट जाएगा और उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। पर डॉक्टर्स उसे धक्का देकर निकालने लगते हैं। उन्हें लगता है ये कोई महंगा रिकैप देखकर आया है। अचानक डॉक्टर ली उन्हें रोकते हैं और शिंजी से पूछते हैं कि उसे आइस टाइप एनर्जी के बारे में कैसे पता। शिंजी कहता है ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, जरूरी ये है कि उसे होश में लाया जाए।
डॉक्टर ली उसे सोल्यूशन पूछते हैं तो शिंजी जिंजर, एकोनाइट और सिनेमन बार्क का एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बताता है। सब शॉक्ड हैं क्योंकि ये वही प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर ने अभी दी थी। उन्हें लगता है शायद इसने बातें सुन ली हैं। डॉक्टर ली कहते हैं कि तुम्हारी दवाई और मेरी दवाई एक ही है, पर शिंजी पॉइंट आउट करता है कि अभी भी एक चीज की कमी है और वो है स्टार ड्यू फ्लावर। डॉक्टर ली इस बात से सहमत होते हैं कि ये फूल सच में लड़की को होश में ला सकता है, पर पूरी दुनिया में स्टार ड्यू फ्लावर कहीं मिलना नामुमकिन है। इधर बाकी लोग हैरान हैं कि शिंजी की बात में दम तो है। वहीं पास में मिस्टर मात्सुमोतो डॉक्टर से पूछते हैं कि इस फूल की कीमत क्या होगी। वो कोई भी रकम देने को तैयार है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इसे कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। असल में स्टार ड्यू फ्लावर का आकार एक तारे यानी स्टार जैसा होता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। इसके अर्क यानी एक्सट्रैक्ट में कमाल की हीलिंग पावर होती है। पर ली कहते हैं कि उन्होंने इसे सिर्फ पुराने ग्रंथों यानी एंशिएंट टेक्स्ट्स में पढ़ा है। ये तभी मिलता था जब धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज्यादा बचत थी। मात्सुमोतो डर जाते हैं कि क्या उनकी बेटी अब हमेशा ऐसे ही रहेगी, पर शिंजी उन्हें वादा करता है कि वो मीका को बिना एक भी निशान छोड़े बिल्कुल सही कर देगा। डॉक्टर ली पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास सच में ये फूल है। शिंजी एक गर्व भरी स्माइल के साथ कहता है, हाँ है। पास खड़ा दूसरा डॉक्टर चिल्लाता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और इसने पक्का हमारी बातें चोरी छुपे सुनी है। पर ली उसे टोकते हैं कि अगर ऐसा है भी तो इसे स्टार ड्यू फ्लावर के बारे में कैसे पता चला। दूसरे डॉक्टर को यकीन है कि इसने ऑनलाइन कहीं पढ़ा होगा, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिंजी ने अपने पॉइंट्स एक्सचेंज करके सिस्टम से स्टार ड्यू फ्लावर निकाल लिया है। वो उस डॉक्टर को अपनी बकबक बंद करने को कहता है और उन्हें वो फूल दिखा देता है। ली और बाकी सब फूल को देखकर सुन्न रह जाते हैं। डॉक्टर सोचने लगता है कि इस बच्चे के पास ये लेजेंडरी दवाई आई कहां से। आखिरकार शिंजी पूछता है कि अब तो यकीन है ना कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं। तो ली तुरंत अपने जल्दबाजी में दिए गए फैसले के लिए माफी मांगते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि वो लड़की का इलाज करे। जब शिंजी मीका के पास जाता है, वो खुद से वादा करता है कि इस जन्म में वो मीका को कभी कोई आंच नहीं आने देगा। वो फूल को उस पर रखता है और फूल अपना असर यानी एसेंस छोड़ने लगता है, जिससे मीका का टेम्परेचर तुरंत बढ़ने लगता है। अचानक मीका अपनी आंखें खोलती है और हैरानी से पूछती है कि शिंजी कौन है, पर वो उसे बस आराम करने को कहता है और वादा करता है कि वो जल्द मिलेंगे। शिंजी बाहर निकलकर मिस्टर मात्सुमोतो को खुशखबरी देता है कि मीका ठीक हो गई है। मात्सुमोतो उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ली शिंजी को चाय पर बुलाते हैं, पर शिंजी मना कर देता है क्योंकि उसे जल्दी निकलना है। फिर भी ली उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है फुजी शिंजी। उसी शाम शिंजी अपने कंप्यूटर पर वो वेबसाइट ढूंढता है जो उसकी पास्ट लाइफ में कल्टीवेशन के बारे में सब बताती थी। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो वो कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स देखता है और उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वो सिर्फ लेवल 3 तक ही पहुंच पाया था। इसके तुरंत बाद वो ब्रह्मा इन्फर्नो आर्ट का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन पर फोकस करता है, जिसकी ताकत एक अलग ही लेवल की होती है। वो खुद से वादा करता है कि वो इतनी रगड़ाई करेगा कि सुप्रीम एम्परर लेवल तक पहुंचेगा, जो सबसे ऊंचा होता है। इधर चेयरमैन यान नाम का एक बंदा डॉक्टर ली से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुम एक ऐसे लड़के से मिले जिसके पास स्टार ड्यू फ्लावर था और पहले से ही स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ली हाँ कहते हैं और समझाते हैं कि वो लड़का पक्का स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में कोई प्रोडिजी यानी शतरंज का खिलाड़ी है और अगर वो और स्ट्रांग हुआ तो दुनिया बदल सकता है। चेयरमैन यान तुरंत एक लड़की को शिंजी की ताकत नापने के लिए भेज देते हैं। वहीं शिंजी वायलेट सीक्रेट आर्ट की मदद से एक ही सेशन में लेवल 2 तक पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि उसका शरीर गंदा हो गया है और वो हैरान होता है क्योंकि उसने तो बस एक दिन नहाना छोड़ा था। ये असल में बॉडी की इम्प्यूरिटीज बाहर निकल रही थी। वो कुछ खाने के लिए बाहर निकलता है और पास के कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ता है। जब वो चल रहा होता है, वही लड़की एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर से उसे देख रही होती है और उम्मीद करती है कि ये बंदा उसे निराश नहीं करेगा। उसे टेस्ट करने के लिए वो पर्पल एनर्जी से भरी एक डिस्क उसकी तरफ फेंकती है, जो उसके पीछे गिरकर फट जाती है। उस धमाके में से एक भयानक म्यूटेंट वुल्फ निकलता है और शिंजी ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है कि म्यूटेशन यानी बदलाव शुरू हो चुका है। वुल्फ उस पर गुर्राता है तो शिंजी उसकी बदबू की वजह से अपना मुंह ढक लेता है और मॉन्स्टर के झपटने पर पीछे कूद जाता है। जब वो डॉज करता है तो मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से अपनी पंच से हमला करता है और शिंजी के पैर पर लगता है। शिंजी पीछे हटकर थोड़ा गैप बनाता है और अपने हाथों से आग पैदा करके मॉन्स्टर को भूनने लगता है। वो फ्लेम एम्परर फिस्ट नाम का एक मूव यूज करके मॉन्स्टर को जमीन में गाड़ देता है। इस धड़ाम से मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और ऊपर से देख रही वो लड़की एकदम शॉक रह जाती है। मॉन्स्टर को ढेर करने के बाद शिंजी उसे पैथेटिक बुलाता है क्योंकि वो एक ही हिट में मर गया। उसे और जोर की भूख लगती है तो वो खाने के लिए निकल जाता है। वहीं वो लड़की हैरान है कि इसने एक म्यूटेंट बीस्ट को एक ही मुक्के में खत्म कर दिया। वो सोचती है कि ये आखिर है कौन। वो ये भी सोचती है कि इसने फायर एट्रीब्यूट कैसे अवेकन किया, जिसकी अटैक पावर सबसे ज्यादा होती है। वो नीचे उतरती है मॉन्स्टर को चेक करने। वो देखती है कि मॉन्स्टर की पंच टूट गई है
और वो हैरान होती है कि जब उसने शिंजी को मारा था तो एक बहुत तेज आवाज आई थी। वो सोचने लगती है कि इस लड़के का शरीर कितना सख्त है। अगले दिन शिंजी की आंख खलती है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि अभी उसे बहुत ट्रेनिंग करनी है। जब वो लिविंग रूम में जाता है तो न्यूज आती है कि माउंट शिरीनामी के समिट पर 8 डिग्री का अजीब हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और वहां क्लाइंबर्स को नीचे आने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। शिंजी को अपनी पास्ट लाइफ से याद आता है कि ये हाई टेम्परेचर पक्का फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी के अवेकन होने की वजह से है। वो इसे एक सुनहरा मौका मानता है ताकि वो ढेर सारी फायर एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। शिंजी तेजी से बाहर निकलता है पर दरवाजे पर ही उसे रिन मिल जाती है, जो फिर से वही अपना पुराना राग अलापने आई है कि उसे बैग के लिए 200K येन चाहिए। एकदम चिढ़कर शिंजी उससे कहता है कि जाकर अपना दिमाग चेक करवा और उसे याद दिलाता है कि उससे दूर रहे। रिन को लगता है कि वो ये सब सिर्फ उसका ध्यान भटकाने यानी कि अटेंशन पाने के लिए कर रहा है और वो धमकी देती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे परेशान नहीं करेगी। पर शिंजी गुस्से में बाहर निकल जाता है और उसे भाग जाने को कहता है। पहाड़ पर लोगों की भीड़ पुलिस की येलो नो क्रॉस लाइंस के पीछे जमा है। पुलिस वाले बेचारे लोगों को लाइन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई जल ना जाए। भीड़ में कुछ ऐसे एयरहेड्स भी हैं जो जिद कर रहे हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है और पहाड़ इतना गर्म नहीं है। तभी उनमें से एक बंदा लाइन के पार एक भुट्टा यानी कि कॉर्न फेंकता है और वो तुरंत पॉपकॉर्न में बदल जाता है। सब दंग रह जाते हैं कि पुलिस झूठ नहीं बोल रही थी और वो तुरंत पीछे हटने लगते हैं। इस बीच शिंजी ये सब देख रहा है और खुश है कि यहाँ फायर एट्रीब्यूट कूट कूट कर भरा है। वो उम्मीद करता है कि इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो एक हायर लेवल तक पहुंच जाएगा। पुलिस के मना करने के बावजूद वो लाइन के पार कूद जाता है। जो ऑफिसर्स उसे देखते हैं वो चिल्लाते हैं कि तुरंत वापस आओ वरना मरे जाओगे। शिंजी सोचता है कि क्या फायर एट्रीब्यूट सच में इतना ताकतवर है, और जैसे ही उसका शरीर इसे सोखना शुरू करता है उसे लगता है जैसे उसके जिस्म की हर सेल में आग लगी हो। एनर्जी उसके शरीर में भर जाती है और वो खुद से वादा करता है कि इस जन्म में वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ लोग हैरान हैं कि शिंजी के साथ क्या हो रहा है और उसकी आंखों से आग की लपटें क्यों निकल रही हैं। जब शिंजी नोटिस करता है कि उसने जरूरत से ज्यादा लोगों का ध्यान खींच लिया है तो वो वहां से निकलने का फैसला करता है। वो एक लंबी छलांग मारता है जबकि लोग आपस में गप्पे लड़ाने लगते हैं कि वो पक्का कोई देवता या कोई अमर्त्य है। अचानक टेम्परेचर गिर जाता है और पुलिस हैरान होती है कि ये कैसे हुआ, जबकि लोग पूरी घटना को कैमरा में कैद करने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर इंचार्ज शॉक में है और सोच रहा है कि क्या वो लड़का सच में कोई भगवान था। उसी रात न्यूज में ऐलान होता है कि माउंट शिरानुई वाली न्यूज को तुरंत रुकवाने का ऑर्डर देते हैं ताकि आम जनता में पैनिक ना फैले। इसके बाद वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या उसने सच में शिंजी को एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को एक ही मुक्के में हराते हुए देखा था। वो मानती है कि हाँ, ऐसा ही हुआ था और उस मॉन्स्टर ने शिंजी को रत्ती भर भी चोट नहीं पहुंचाई थी। चेयरमैन को लगता है कि ये दो अलग अलग कारनामे दो अलग जीनियसेस का काम होंगे। वो सुझाव देते हैं कि किसी और फैक्शन के हाथ लगने से पहले शिंजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना होगा। वो तुरंत उस लड़की को लड़के से मिलने भेजते हैं। इस बीच शिंजी अपनी कल्टिवेशन जारी रखता है और खुश है कि आखिरकार वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। क्योंकि वो अब उस लेवल पर है जिसे बाउंड्री ऑफ बबलिंग स्प्रिंग कहते हैं, उसे एक बोनस के रूप में एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट स्लॉट मिलता है। इसके अलावा उसका एक नया फंक्शन अनलॉक होता है जिसे मैजिक इन्फ्यूजन कहते हैं। इससे वो अपने किसी भी इंटरनल एट्रीब्यूट को हमेशा के लिए किसी वेपन में डाल सकता है, पर वेपन कितना टिकेगा ये उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। शिंजी एक्साइटेड है कि वो खुद के कस्टम वेपन्स बना सकता है, इसलिए वो इसे किचन के एक चाकू पर ट्राई करता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और वो चेक करने जाता है। दरवाजे पर उसे चेयरमैन और वो दूसरी लेडी मिलती है। चेयरमैन यान अपनी अचानक आने के लिए माफी मांगते हैं और अपना इंट्रो देते हैं। यान जिंगटोरा, प्रेसिडेंट ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन। वो उस लड़की का इंट्रो यूए के रूप में देते हैं और कहते हैं कि वो उससे स्पिरिचुअल ची कल्टिवेशन के बारे में बात करने आए हैं। शिंजी को ये देखकर हैरानी होती है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में इनमें से एक ने उसकी और मीका की जान बचाई थी। भले ही उन्होंने पिछली लाइफ में उसे बचाया था, पर वो इस जन्म में उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए वो उनसे सीधा पूछता है कि उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला। चेयरमैन यान जिक्र करते हैं कि उसने मिका मात्सुमोटो का इलाज किया था और बताते हैं कि डॉक्टर ली, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया। शिंजी को इसमें इंटरेस्ट आता है और उसे एहसास होता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। वो उन्हें अंदर बुलाता है और उनकी बातचीत होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शिंजी को उनके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिंजी जवाब देता है कि उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं है और वो कहता है कि जब वो खुद से ट्रेनिंग करके अपनी स्पिरिचुअल ची रिवाइव कर लेगा तब वो इस बारे में सोचेगा। अचानक यूए उससे कहती है कि उसे पता है वो लेवल 1 की स्पिरिट अवेकनिंग बाउंड्री तक पहुंच गया है, पर वो ताना मारती है कि वो वहां सिर्फ किस्मत के भरोसे पहुंचाए। वो उनकी गाइडेंस ऑफर करती है ताकि वो बबलिंग स्प्रिंग बाउंड्री तक पहुंच सके। वो ये भी ऐड करती है कि जल्द ही धरती पर एक बहुत बड़ा बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और जिंदा रहने का एक ही रास्ता होगा, स्पिरिचुअल ची कल्टीवेट करना। इसलिए वो गाइड करने के लिए ज्वाइन करने का ऑफर देती है। वो बताती है कि पहले उसे भी लगता था कि वो खुद से अवेकन हो जाएगी और उसने एसोसिएशन का ऑफर ठुकरा दिया था, पर 3 साल तक वो कुछ नहीं कर पाई, जबकि ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही वो कामयाब हो गई।
3 साल में वो बबलिंग स्प्रिंग तक पहुंच पाई थी। ये सुनकर शिंजी को झटका लगता है। वो उससे पूछता है कि अगर उसे 3 साल लगे तो वो अब कितने साल की है। वो बताती है कि वो 21 साल की है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसे रियलाइज होता है कि ये तो काफी स्लो है, पर वो ये बात अपने दिमाग में रखता है और उसे बस जीनियस कह देता है। हालांकि यूए कहती है कि एसोसिएशन में हर कोई जीनियस है, क्योंकि सिर्फ जीनियस ही वहां एंटर कर सकते हैं। चेयरमैन यान शिंजी को याद दिलाते हैं कि अगर वो उन्हें ज्वाइन करता है तो उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, पर तभी एक कॉल आने पर वो माफी मांगते हैं। जब यान कॉल उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट दिखाए। ये सुनकर वो शॉक रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट क्या है। उन्हें बताया जाता है कि ये पक्का पॉइजन है, क्योंकि वो एक विशाल जहरीला सांप है। चेयरमैन यान ऑर्डर देते हैं कि उस एरिया को लॉक कर दिया जाए और कहते हैं कि वो और यूए तुरंत वहां जाएंगे। वो शिंजी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें एक इमरजेंसी से निपटना है और सुझाव देते हैं कि वो फिर कभी बात करेंगे। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो शिंजी खुद से वादा करता है कि इस जन्म में वो ना तो कमजोर रहेगा और ना ही किसी की जलील भरी बातें सहेगा। उसका पावर लेवल अभी बबलिंग स्प्रिंग बाउंड्री के बिगिनर स्टेज पर है, पर वो जानता है कि यहां से आगे बढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला। वो आसपास फायर एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल चीज ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक उसे एक ऐसी कॉल आती है जो उसके होश उड़ा देती है। ये उसके एक दोस्त का कॉल था जो उससे मदद मांग रहा है क्योंकि उसके घर में भूत प्रेत का साया है। शिंजी पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो वो बंदा बताता है कि उसके घर के पीछे वाले पहाड़ पर दिन भर से बादल गरज रहे हैं, जबकि बारिश का नामो निशान तक नहीं है। शिंजी को शक होता है कि कहीं वो अल्ट्रा रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूटेड स्पिरिचुअल चीज तो नहीं। वो अपने दोस्त कुटुस से कहता है कि जो कुछ भी उसने देखा है सब सच सच बताए। कुटुस बताता है कि आसमान एकदम काला यानी पिच ब्लैक हो गया है, पर बिजली का गरजना बंद ही नहीं हो रहा। शिंजी कंफर्म कर लेता है कि ये पक्का लाइटनिंग स्पिरिचुअल ची ही है। देखो दोस्तों, स्पिरिचुअल ची के टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहला है कॉमन एट्रीब्यूट्स, जिसमें पानी, आग, हवा और मिट्टी आते हैं। दूसरा है रेयर एट्रीब्यूट्स, जिसमें बर्फ, रोशनी, अंधेरा और बिजली शामिल है। और तीसरा है लेजेंडरी एट्रीब्यूट, जिसमें वॉइड जैसी महाशक्तियां आती हैं। क्योंकि शिंजी को अभी अभी एक नया एट्रीब्यूट स्लॉट मिला था, वो इसे लाइटनिंग एट्रीब्यूट हासिल करने का एक सुनहरा मौका समझता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है और अपने दोस्त से कहता है कि उसे पहाड़ तक ले चले और ये ध्यान रखे कि कोई भी सिविलियन उसके करीब ना आए। इसी बीच काओरी नाम की एक लेडी अपने 2 साथियों को उनके पहले मिशन पर साथ चलने को कहती है। उनमें से एक बंदा पूछता है कि वो जा कहां रहे हैं। वो बताती है कि एक पहाड़ पर बहुत ताकतवर लाइटनिंग चीज दिखी है और उन्हें इसे फैलने से पहले रिकवर करना होगा। थोड़ी देर में शिंजी पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है और लाइटनिंग एनर्जी देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने सिस्टम में लाइटनिंग एट्रीब्यूट सिलेक्ट करता है, पर सिस्टम उसे वार्न करता है कि इसे एब्जॉर्ब करने में नॉर्मल से दुगनी एनर्जी लगेगा, पर वो बिना डरे येस पर क्लिक कर देता है। इसके बाद सिस्टम उसे ब्लू लाइटनिंग विंड स्लैश देता है। शिंजी इसकी भयानक ताकत देखकर दंग रह जाता है और खुश होता है कि आखिरकार ये एनर्जी उसकी हो गई। वहीं दूसरी तरफ काउरी और उसके बंदे दूर से बिजली को देख रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो सच में ऐसी चीज को कलेक्ट कर सकते हैं और क्या ये इतने छोटे कंटेनर में आ जाएगी। वो उन्हें बग बंद करने को कहती है और कंटेनर निकालती है जो लाइटनिंग ची को अंदर सोखने लगता है। वो लड़के उसकी ताकत देखकर खुश हो रहे होते हैं, पर काउरी तब परेशान हो जाती है जब वो कंटेनर में एक दरार नोटिस करती है। उसे समझ नहीं आता कि ये स्पिरिट कलेक्टर इसे झेल क्यों नहीं पा रहा। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और कंटेनर फट जाता है, तो एक बंदा काउरी को बचाने के लिए उस पर कूद जाता है। काउरी ऑर्डर देती है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तभी उन्हें अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर उन्हें शिंजी दिखता है और काउरी हैरान होती है कि एक मामूली सिविलियन यहाँ क्या कर रहा है। वो तुरंत उसे वहां से निकलने को कहती है क्योंकि ये आम लोगों की जगह नहीं है, पर शिंजी तो बिजली की एनर्जी देखकर पागल हो रहा है। वो उनकी वार्निंग को अनदेखा कर देता है कि वो मारा जाएगा और सीधा लाइटनिंग एनर्जी के बीच कूद जाता है। जब उसका शरीर बिजली से टकराता है तो वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर बाकी सबको लगता है कि ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। काउरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये साफ था कि ये लड़का एक अल्ट्रा रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवेकन कर रहा है। जब बिजली की ताकत शिंजी पर हावी होने लगती है तो वो हार मानने से मना कर देता है। वो गरज कर कहता है कि ये आसमान और धरती भी उसे नीचे नहीं गिरा सकते क्योंकि वो अपना नाम पूरी दुनिया और देवताओं तक गूंजाएगा। वो बिजली को ललकारता है कि आ मुझ पर हमला कर, और वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ तक कि वो हवा में तैरने लगता है। जब काम पूरा हो जाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसने फायर और लाइटनिंग दोनों एट्रीब्यूट्स हासिल कर लिए हैं। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो दोनों को फ्यूज करके लेजेंडरी थंडर फ्लेम एट्रीब्यूट बनाना चाहता है। वो एक्साइटमेंट में फ्यूजन शुरू कर देता है। जब फ्यूजन कंप्लीट होता है तो शिंजी उस लेजेंडरी एट्रीब्यूट की महाशक्ति देखकर सुन रह जाता है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट यूए को खबर देता है कि पास में सिर्फ एक व्हाइट जायंट सर्पेंट डिटेक्ट हुआ है। उसे एहसास होता है कि इस मॉन्स्टर के पास पक्का पॉइजन एट्रीब्यूट होगा, तो वो अपने बंदों को एक जेट तालिमस देती है और कहती है कि अगर खतरा बढ़े तो इसे तोड़ देना ताकि एक लाइट एट्रीब्यूट बैरियर बन जाए। वो उन्हें होशियार रहने की वार्निंग देती है। वो बिल्डिंग के अंदर तलाश शुरू करते हैं
जबकि छत से 2 लाल आंखें उन्हें ताड़ रही होती है। जब यूए देखती है कि सांप एक बंदे पर हमला करने वाला है तो वो उसे धक्का देकर साइड कर देती है। वो लोग उस पर खंजरों से हमला करते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं, यूए को कुछ गड़बड़ लगती है और उन्हें भागने को कहती है, और तभी वो सांप बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है। वो अपने मुंह से एक जहरीली हरी गैस निकालता है जो सबको ढेर कर देती है। यूए हेडक्वार्टर्स को जायंट सेन के बारे में बताने के लिए रेडियो करती है, पर अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद चेयरमैन यान शिंजी से उसके नए एट्रीब्यूट के बारे में बात करने आते हैं। चेयरमैन उसे बताते हैं कि सिर्फ वही उनकी मदद कर सकता है इस सांप से निपटने में। जब शिंजी सांप की फोटो देखता है तो उसे अपने एक पुराने दोस्त हाइनोसाकू की याद आती है, जो हमेशा से ये यूनिक एट्रीब्यूट हासिल करना चाहता था। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यूए के साथ क्या हुआ है, चेयरमैन कहते हैं कि शिंजी ही उनकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि उसने फायर एट्रीब्यूट अवेकन किया है। शिंजी हैरानी से पूछता है कि उन्हें फायर एट्रीब्यूट के बारे में कैसे पता, तो चेयरमैन थोड़ा हकबकाते हुए कहते हैं कि उन्होंने यूए से सुना था कि कैसे उसने पहले उस म्यूटेटेड डॉग को हराया था। शिंजी समझ जाता है कि वो कुत्ता उन्होंने ही छोड़ा था, तो चेयरमैन माफी मांगते हैं कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ये टेस्ट जरूरी था। आखिरकार शिंजी फैक्ट्री जाकर उस जायंट सेंट को हराने के लिए मान जाता है। खुश होकर चेयरमैन उसे हर तरह का सपोर्ट और साथी देने का ऑफर करते हैं। फैक्ट्री के अंदर यूए की आंख खुलती है और वो देखती है उसका एक पैरालाइज साथी सांप को गाली दे रहा है। उनके सामने सांप एकदम जम गया है, तो यूए सोचती है कि शायद ये कुछ एब्जॉर्ब करके इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। वो जानती है कि उन्हें जल्द ही इस एरिया को प्यूरिफाई करना होगा, वरना ये एक बहुत बड़ी तबाही बन जाएगा। जब वो किसी तरह खड़ी होती है, सांप उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ झपटता है, पर यूए हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वो अपने आइस क्रिस्टल्स से सांप पर हमला करती है, पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो सांप उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। घायल हालत में गिरते हुए उसे यकीन नहीं होता कि उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही सांप इवॉल्व हो चुका था। उसे एहसास होता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो इस सांप को नहीं रोक पाएंगे। जब सांप उसके एकदम करीब पहुंच जाता है तभी शिंजी की एंट्री होती है। वो इसे कमाल का इत्तेफाक मानता है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद उसने इसी फैक्ट्री में काम किया था। जब यूए उसे देखती है तो वो बताता है कि चेयरमैन यान ने उसे मदद के लिए भेजा है। यूए चिल्लाती है कि भाग जाओ, क्योंकि दुश्मन लेवल 3 पर है और उसके लिए बहुत ताकतवर है, पर शिंजी उसकी एक नहीं सुनता और ताना मारता है कि जिन्हें रेस्क्यू की जरूरत है वो रीइंफोर्समेंट का इंतजार करें। वो सांप को ताड़ता है जो तुरंत उसके सर पर झपट्टा मारता है। यूए डर के मारे उसे भागने को कहती है, पर अचानक शिंजी का पूरा शरीर बिजली और आग से घिर जाता है। वो बड़े स्वैग से वादा करता है कि वो इस सांप को एक ही बार में कुचल देगा। जैसे ही सांप करीब आता है, वो अपने थंडर फ्लेम एट्रीब्यूट से उसे एक ऐसा मुक्का जड़ता है कि बेचारा जीव कई फीट पीछे जा गिरता है। यूए ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। सांप को जब समझ आता है कि वो बड़ी मुसीबत में है, तो वो उस दीवार से भागने की कोशिश करता है जिसे उसने तोड़ा था। यूए शिंजी को चिल्लाकर कहती है कि उसे भागने मत देना, और शिंजी उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। उसका वेपन लेजेंडरी थंडर फ्लेम एट्रीब्यूट से भरा हुआ है और वो सांप की तरफ लपकता है ताकि उसे सुशी की तरह काट सके। ज्यादा वक्त नहीं लगता और यूए ये जानकर सुन रह जाती है कि उसने एक साथ 2 एट्रीब्यूट्स अवेकन किए हैं। शिंजी को याद आता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन का कोई बुरा इरादा नहीं होता और वो लोगों की मदद करते हैं, तो उन्हें इस बारे में पता चलने में कोई बुराई नहीं है। वो कबूल करता है कि उसने फायर और लाइटनिंग अवेकन किया है और यूएस सोचने लगती है कि ये लड़का आखिर और कितना स्ट्रांग बनेगा। कुछ देर बाद वो चेयरमैन को इसकी रिपोर्ट देती है और उन्हें समझ आता है कि शिंजी ने उन्हें मॉनिटर करने से मना क्यों किया था। चेयरमैन को लगता है कि उन्हें हर हाल में उसे एसोसिएशन ज्वाइन करवाना होगा। यूए पूछती है कि क्या मॉनिटरिंग बंद कर देनी चाहिए, तो चेयरमैन मजाक में पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद एसोसिएशन की एक मीटिंग होती है जहां कुछ लोग मानते हैं कि अब दुनिया को स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी के बारे में बता देना चाहिए। उनमें से एक का मानना है कि अब इसे राज नहीं रखा जा सकता क्योंकि इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है कि वो बकवास कर रहा है क्योंकि अगर ऐसा ऐलान किया तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी और उन्हें पछताना पड़ेगा। मगर पहला बंदा जिद करता है कि ऐलान करना बेहतर है क्योंकि कम से कम वो फैक्ट्री के लोगों को वक्त रहते इवैक्यूएट तो करवा पाते। उसका ओपोनेंट कहता है कि उन्होंने मसला हल कर दिया है, पर पहला बंदा पलटकर जवाब देता है कि तुमने नहीं बल्कि उस लड़के ने मसला हल किया है जिसे हमने बुलाया था। जब बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो चेयरमैन यान सबको चुप होने को कहते हैं। वो सबको बैठने को कहते हैं और पहले बंदे से सहमत होते हैं क्योंकि अगर वो लड़का ना होता तो उन्होंने अपनी बेटी, साथी और काफी नागरिक खो दिए होते। इसलिए वो सुझाव देते हैं कि जिन जगहों पर एनर्जी रिवाइव हो रही है उन्हें टेस्टिंग ग्राउंड्स बना दिया जाए। वो कहते हैं कि एक जगह को टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह बनाया जाए और देखा जाए कि ऑफिशियल्स पर इसका क्या असर पड़ता है, और सब इस शानदार आइडिया पर मान जाते हैं। क्योंकि कोई विरोध नहीं करता, वो अगला मुद्दा उठाते हैं। वो शिंजी की एबिलिटीज का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वो उसे एसोसिएशन में इन्वाइट करना चाहते हैं। वो उसे स्क्वाड का लीडर बनाना चाहते हैं और सबकी राय मांगते हैं। एक बंदा शिंजी के आने पर तो राजी है, पर उसे इतनी जल्दी इतनी ऊंची पोजीशन देने के खिलाफ है।
दूसरा बंदा भी कहता है कि इससे नीचे के रैंक्स में नाराजगी यानी डिससैटिस्फैक्शन फैलेगी। लेकिन चेयरमैन पूछते हैं कि क्या तुमने सच में उसकी ताकत देखी है, क्योंकि शिंजी ने थंडर और फायर के ड्यूअल एट्रीब्यूट्स अवेकन किए हैं। उनका मानना है कि उसे नीचे का रैंक देना उसका अपमान होगा और वो ऐसे किसी बंदे को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। इसलिए पहला बंदा सुझाव देता है कि चेयरमैन उसके लिए एक टेस्ट तैयार करें। बाकी सब भी मान जाते हैं कि अगर वो स्क्वाड लीडर के रूप में शिंजी की काबिले तारीफ एबिलिटीज देख पाएंगे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। चेयरमैन यान स्माइल करते हुए कहते हैं कि बाद में अपने सुझाव पर पछताना मत। अगली सुबह शिंजी हमेशा की तरह नींद में उठता है और जब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो सोचता है कि कहीं चोरी तो नहीं हो रही। वो बाहर भागता है ये देखने कि उसके जैसे गरीब के यहाँ कौन चोरी कर रहा है और दरवाजा खोलकर चिल्लाता है कि रुक जाओ। मगर सामने यूए होती है जो सफाई कर रही है और वो उसे बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है। कंफ्यूज्ड होकर वो भी उसे ग्रीट करता है, पर अचानक उसे याद आता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, खासकर तब जब कल उन्होंने स्पाई ना करने का वादा किया था। यूए शांति से समझाती है कि वो स्पाई करने नहीं बल्कि उसके साथ रहने आई है। शिंजी पहले शॉक होता है और फिर बुरी तरह डर जाता है। बाद में उसे उन टेस्ट्स के बारे में पता चलता है जो उन्हें देना है। उसे याद आता है कि 3G ग्रैंड गैदरिंग में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और वो सोचता है कि उसके पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। वो यूए से साफ मना कर देता है तो यूए बताती है कि इससे उसकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लोकेशन चुनी गई है। वो बताती है कि ये वही जगह है जहां हाल ही में स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हुई है, नए पार्टिसिपेंट्स हैं और वहां उसे ताकतवर साथी मिल सकते हैं। शिंजी को याद आता है कि उसका एक दोस्त हकारू ने भी ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, तो वो पूछता है कि क्या मीका भी एकेडमी ज्वाइन कर रही है। उसे पता चलता है कि हाँ, वो भी है। शिंजी को याद आता है कि मीका ने एक बार कहा था कि उसे ब्लैक डिवीजन की ट्रेनिंग के दौरान बहुत ब्लेसिंग्स मिली थी, तो वो सोचने लगता है कि क्या इस टेस्ट के दौरान कुछ खास हुआ था। वो फैसला करता है कि वो जाकर पता लगाएगा और यूए से कहता है कि उसे मीका से कुछ काम है। कुछ देर बाद चेयरमैन यान कुछ मेंबर्स को एड्रेस करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अब इस पुरसुकून जिंदगी को भूल जाओ क्योंकि मौत की एक नई दुनिया करीब आ रही है। वो उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें एक एडवांस स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिशनर से मिलवाएंगे जो कैप्टन बनकर उन सबको लीड करेगा। मीका उनके बीच खड़ी है और कावरी भी वहीं पास में खड़ी सोच रही है कि वो बंदा कहाँ गया जिसे उसने उस रात देखा था। उसे याद है कि उसने अपने सुपीरियर को बताया था कि कोई दिव्य रोशनी डिवाइन लाइट में लिपटा हुआ अवेकन हुआ है, पर वो यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कोई इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। उसके बगल में केन नाम का एक मेंबर उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तो वो कहती है कि वो बस कैप्टन के बारे में सोच रही थी। केन को लगता है कैप्टन कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो उस बंदे की ठुकाई करेगा ताकि उसे समझ आ जाए कि यहाँ का सबसे स्ट्रांग असली खिलाड़ी कौन है, जबकि बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। हालांकि कावरी उसे वार्न करती है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो और कोई लफड़ा मत खड़ा करना। इसी बीच यूए शिंजी को वो टीम दिखाती है जिसे वो लीड करेगा और समझाती है कि इसमें 5 मेंबर्स हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के। शिंजी रिपोर्ट्स पढ़ता है और नोटिस करता है कि मीका के आइस एट्रीब्यूट के अलावा बाकी सबके एट्रीब्यूट्स काफी कॉमन है। यूए शिंजी को बताता है कि वो योशी केन पर खास नजर रखे, जो एसोसिएशन ज्वाइन करने से पहले अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था और जिसने अपना विंड एट्रीब्यूट अवेकन किया है। पता चलता है कि वो काफी गुस्से वाला फायरी पर्सनैलिटी है और उसे ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो करीब पहुंचते हैं तो चेयरमैन यान अनाउंस करते हैं कि उनका कैप्टन आ गया है। मीका सोचती है कि क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में उसके पापा ने बताया था कि उसने उसकी जान बचाई है। वहीं पास में खड़ी कावरी उससे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जो पहाड़ पर बिजली यानी लाइटनिंग एनर्जी में लिपटा हुआ था। जब चेयरमैन शिंजी का इंट्रो देते हैं तो केन उन्हें रोक देता है और चेयरमैन से पूछता है कि क्या उन्हें इस बंदे की काबिले तारीफ एबिलिटीज पर पूरा यकीन है। वो शिकायत करता है कि अगर ये डेड वेट निकला तो ये उन्हें भी ले डूबेगा और ऐसे में कोई उसके ऑर्डर्स नहीं सुनेगा। एक्साइटेड होकर शिंजी उससे पूछता है कि क्या वो इसका टेस्ट लेना चाहेगा। ये सुनकर केन खुश हो जाता है। शिंजी केन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उस जैसा कचरा जो सिर्फ बबलिंग स्प्रिंग के लेवल पर है उसके सामने टिक पाएगा। केन गुस्से में पूछता है क्या तू मरना चाहता है। वो अपनी विंड एनर्जी के साथ शिंजी की तरफ लपकता है एक पंच मारने के लिए, पर शिंजी बस मजाक में पूछता है कि क्या बस इतनी ही जान है तुझमें। इससे पहले कि उसका पंच लगे चेयरमैन यान बीच हवा में उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स की नाफरमानी करने का प्लान बना रहा है। केन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर वो उम्मीद कर रहा था कि नया कैप्टन अपनी ताकत साबित करे ताकि सब उसकी इज्जत करें। बाकी लड़के भी केन की हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि वो उसके इशारों पर नाचते हैं, पर चेयरमैन यान जवाब देते हैं कि उन्होंने शिंजी की ताकत तभी कंफर्म कर ली थी जब उसने अकेले एक विशाल सांप को ढेर किया और यूई को बचाया था। कावरी ये सुनकर दंग रह जाती है, पर केन जिद करता है कि उसने सांप को पक्का किस्मत के जोर पर हराया होगा। आखिरकार चेयरमैन साफ कह देते हैं कि जो भी ऑर्डर्स नहीं मानेगा उसे निकाल दिया जाएगा और सबको चुप रहने को कहते हैं। वो उन्हें मिशन की डिटेल समझाते हैं और बताते हैं कि उन्हें थॉर्न मॉन्स्टर नाम के क्रीचर को हराना है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये क्रीचर इंसानी रूप ले सकता है और आज़ादी से कहीं भी घूम सकता है।
वो उनसे कहते हैं कि ये भूल जाओ कि दुनिया अभी भी सेफ है और मौत को अपना साथी बनाना सीखो। जब वो जंगल में एंटर करते हैं तो शिंजी को लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं कि कहीं वो जमीन के नीचे तो नहीं छुपे। मीका उससे पूछती है कि क्या वो आगे बढ़ रहे हैं या वो रास्ता भटक गए हैं। शिंजी को महसूस होता है कि जैसे जैसे वो पास के विशाल पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है, पर उसे किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। सुरक्षा के लिए वो अपनी टीम से कहता है कि उस पेड़ के करीब मत जाना। वो उन्हें ऑर्डर्स देता है कि आसपास तलाश करें अगर मॉन्स्टर का कोई सुराग मिले, और लड़कियां ऑर्डर्स मान लेती हैं। लेकिन केन शिंजी का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो उस बड़े पेड़ से डर गया। बाकी लड़के भी हंसने लगते हैं। फिर भी शिंजी उन्हें दोबारा वार्न करता है कि अगर उन्होंने मेरी बात अनदेखी की तो वो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। चिढ़कर केन मुड़ता है और वो तीनों लड़के जानबूझकर उस पेड़ की तलाश करने निकल पड़ते हैं। केन को लगता है कि ये पेड़ कमाल का है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी एनर्जी कहीं नहीं देखी। बाकी लड़कों को लगता है कि अगर वो इस पेड़ के नीचे ट्रेनिंग करे तो उनका लेवल अप हो जाएगा। केन सोचता है कि वो पेड़ की एनर्जी अब्सॉर्ब करके स्प्रिंग लेवल 3 तक पहुंच जाएगा और फिर यूए को भी उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वो इमेजिन करने लगता है कि एसोसिएशन की सारी हसीनाएं उससे डैडी कह के चिपक रही हैं और वो अपने इस सपने को सच करने के लिए जोश में ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो तीनों लड़के वहां कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं, पर शिंजी उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। जब वो दूर जा रहे होते हैं तो मीका शिंजी से पूछती है कि क्या वो लड़के ठीक रहेंगे। वो कहता है कि वो ठीक होने चाहिए, पर अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेगा। चलते चलते काउरी शिंजी से पूछती है कि क्या वो कुछ दिन पहले मिले थे, पर वो मना कर देता है कि उसे याद नहीं। जब वो बिजली से भरे उस पहाड़ का जिक्र करती है तो वो उसे पहचान लेता है और पूछती है कि क्या वो उस दिन बस पहाड़ घूमने आई थी। शॉक्ड होकर काउरी बताती है कि उन्हें वहां बिजली एनर्जी इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया था और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसकी वजह से उसके सुपीरियर ने उसे घंटों तक डांटा। वो कहती है कि वो समझाती रही कि किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अब्सॉर्ब कर लिया है, पर कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। फंस गया देखकर शिंजी माफी मांग लेता है। आखिर में शिंजी लड़कियों से कहता है कि वो उसी जगह रुके क्योंकि वहां स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है। मीका पूछती है कि क्या वो खुद ट्रेनिंग नहीं करेगा। शिंजी नोटिस करता है कि मीका पिछली जिंदगी की तरह ही बहुत नेक दिल है। वो जवाब देता है कि यहाँ की एनर्जी उसके एट्रीब्यूट से मैच नहीं करती, इसलिए वो उसके बिना ट्रेनिंग कर सकती है। जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं उन्हें मदद के लिए एक चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि पेड़ ने पीछे रह गए लड़कों की बैंड बजाना शुरू कर दी है। असल में वो पेड़ अपने आप हिलने लगा था। जब उनमें से एक लड़का चिल्लाया कि वो अभी मरना नहीं चाहता तो केन बहादुरी दिखाते हुए उसे बचाने लपकता है और पेड़ की एक वाइन पर हमला करता है, पर उसकी तलवार से कुछ खास डैमेज नहीं होता। ये देखकर वो दंग रह जाता है और तभी पेड़ की एक दूसरी वाइन उसे नीचे गिरा देती है। जब वो गिर रहा होता है उसे चेयरमैन की बात याद आती है कि कल्टीवेशन की दुनिया में मौत हमेशा तुम्हारे बगल में खड़ी होगी। वो जमीन पर ढेर हो जाता है और सोचता है कि क्या उसका गेम ओवर हो गया है, पर तभी एक अचानक तेज रोशनी पेड़ की वाइन्स को चीर देती है। शिंजी उसके सामने प्रकट होता है और उसे भागने को कहता है। केन खड़ा होता है और जिद करता है कि वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाएगा, तो शिंजी उसकी इस हिम्मत को दाद देता है। केन कहता है कि सिर्फ सबसे घटिया मर्द ही अपने साथियों का साथ छोड़ते हैं। आखिरकार शिंजी अपनी लाइटनिंग फ्लेम एनर्जी को अपने चाकू में भरता है, उसे एक वाइन पर फेंकता है और उन लड़कों में से एक को आजाद कर देता है जिसे पेड़ ने बांधा हुआ था। इससे पेड़ नाराज हो जाता है, पर शिंजी लड़कों से कहता है कि जैसे ही वो सबको फ्री करे वो तुरंत वहां से निकल जाए। अचानक जब धरती कांपने लगती है तो सबको डर लगने लगता है कि मॉन्स्टर प्रकट होने वाला है। वो पेड़ देखते ही देखते एक लेवल 3 थॉर्न मॉन्स्टर में बदल जाता है। बाकी लड़कों की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, पर शिंजी उन्हें याद दिलाता है कि मौत से डरना बंद करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे चेयरमैन ने समझाया था। वो अपने पूरे शरीर को थंडर फ्लेम से कवर कर लेता है और उन्हें ताना मारता है कि अगर मौत से इतना ही डर लगता है तो ट्रेनिंग छोड़ क्यों नहीं देते। जैसे ही मॉन्स्टर उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, शिंजी उसके वार को बड़े आराम से डॉज करता है। मॉन्स्टर लगातार हमला करता है, पर शिंजी उसके हाथ नहीं आता। जब वो हवा में उछलता है तो मॉन्स्टर अपनी ढेर सारी वाइन्स यानी बेलें उसके पीछे छोड़ देता है। शिंजी तुरंत आग की एक दीवार खड़ी कर देता है ताकि वो वाइन्स उसे छूने से पहले ही जलकर राख हो जाए। आग मॉन्स्टर के हाथ पर हावी हो जाती है और मौका देखकर शिंजी लाइटनिंग फ्लेम फिस्ट नाम का मूव यूज करता है और एक ही पल में मॉन्स्टर के सीने के आर पार निकल जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। काउरी को यकीन नहीं हो रहा कि एक लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवेकनर के पास इतनी भयानक ताकत हो सकती है। मीका सोचने लगती है कि शायद नॉवेल्स के असली हीरोज ऐसे ही होते हैं। इस बीच ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग अपने सिस्टम पर ये पूरी लड़ाई देख रहे हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि शिंजी इतना ज्यादा पावरफुल है। चेयरमैन यान आखिरकार उनसे पूछते हैं कि क्या अब भी किसी को उनके फैसले पर कोई ऐतराज है। सब एक सुर में मना कर देते हैं। तभी अचानक एक और भूकंप महसूस होता है। यू चेयरमैन से पूछती है कि क्या ये वही है जो वो सोच रही हैं। चेयरमैन हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि अब इसे और छुपाया नहीं जा सकता। वो ऐलान करते हैं कि धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और अब ये दुनिया पूरी तरह उलट पुलट यानी अपसाइड डाउन होने वाली है। जंगल में शिंजी उस थॉर्न मॉन्स्टर का मुआयना करता है।
उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में मीका ने कहा था कि इस जगह से उसका कोई पुराना रिश्ता है, पर यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी क्योंकि मीका का एट्रीब्यूट वाटर है और इस मॉन्स्टर का वुड। तभी अचानक जमीन से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। शिंजी समझ जाता है कि धरती की एनर्जी रिकवर होने की वजह से यहां से आइस एट्रीब्यूट बाहर निकल रहा है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में मीका इसे सही से अब्सॉर्ब करने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए शिंजी जमीन को तोड़कर रास्ता साफ कर देता है। मीका दंग रह जाती है कि उसने सिर्फ एक वार से आसपास की सारी एनर्जी को हटा दिया। शिंजी उसे कहता है कि वहां जाए और उस आइस एट्रीब्यूट एनर्जी को सोख कर और भी ज्यादा स्ट्रांग बने। वो मान जाती है। शिंजी उम्मीद करता है कि इस जन्म में वो दोनों साथ मिलकर इतने ताकतवर बनेंगे कि सेजू के कातिलों से अपना बदला ले सके। शिंजी सबको बताता है कि मीका यहाँ इस पावरफुल एनर्जी के साथ ट्रेन करेगी क्योंकि उसके पास आइस एट्रीब्यूट है, और वो बाकी सबसे उनका इंतजार करने को कहता है। जब वो घर वापस लौटते हैं तो वो सब मिलकर जश्न मनाते हैं क्योंकि मीका अब शुई स्वान लेवल 1 से सीधा ची लेवल 3 पर पहुंच गई है। मीका इसका सारा क्रेडिट कैप्टन और बाकी टीम को देती है। केन भी शिंजी के पास आकर माफी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा, पर शिंजी उसे कहता है कि फिक्र मत करो, कम से कम तुमने अपने साथियों का साथ तो नहीं छोड़ा, और यही असली मर्द की पहचान है। ये सुनकर केन का दिल भर आता है। उसे यकीन नहीं होता कि कैप्टन इतना नेक दिल है। वो और बाकी लड़के शिंजी के लिए अपनी जान देने की कसम खाते हैं, जो शिंजी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तभी उन्हें ऐलान सुनाई देता है कि सबको ये जगह खाली करनी होगी। कुछ सोल्जर्स वहां उन्हें हटाने के लिए आ जाते हैं। शिंजी नोटिस करता है कि उनमें से एक सोल्जर के पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब वो भी एक प्रैक्टिशनर है। उसे याद आता है कि चेयरमैन यान को ये मामला संभालना था, तो वो थोड़ी देर ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर ये एनर्जी उसकी टीम की वजह से डिटेक्ट हुई है तो ये ट्रेनीज के लिए लेवल अप करने का अच्छा मौका हो सकता है। जब सोल्जर्स देखते हैं कि ये लोग हिल नहीं रहे तो एक सोल्जर आगे बढ़कर शिंजी को उठने को कहता है। केन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे तमीज से बात करने को कहता है। सोल्जर केन की गर्दन पर गन रख देता है और धमकी देता है कि निकलो यहां से वरना मरे जाओगे। केन गुस्से में अपनी विंड एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन शिंजी उसे रोक देता है। दरअसल 3 घंटे पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जहां स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरी और उसके खतरों पर चर्चा हुई थी। एक मेंबर ने कहा कि सबसे जरूरी उस भगे हुए म्यूटेंट डॉग को पकड़ना है। उनकी बहस को उनके लीडर ने शांत करवाया। लीडर ने कहा कि उनकी टॉप प्रायोरिटी उस म्यूटेंट डॉग को पकड़ना है ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने कावासाकी नाम के बंदे को यह मिशन सौंपा। साथ ही उन्होंने बाकी सबको बॉर्डर पर शिफ्ट होने को कहा क्योंकि यहां अब शांति बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने कावासाकी को सख्त ऑर्डर दिए कि कल सुबह तक वो डॉग उनके कब्जे में होना चाहिए। थोड़ी देर बाद कावासाकी अपने टीम को लेकर ईस्ट की तरफ निकल जाता है ताकि इवैक्यूएशन जल्दी हो सके। अपने कैमरे से देखते हुए वो नोटिस करता है कि उसका एक सोल्जर केन के साथ उलझ रहा है। रेस्टोरेंट में शिंजी केन को समझाता है कि मिलिट्री वालों से पंगा मत लो, और केन शांत हो जाता है। बाहर निकलते वक्त शिंजी अपनी टीम को वार्न करता है कि आज दोपहर जो एनर्जी का धमाका हुआ था वो एक अशुभ संकेत है और अब से दुनिया बहुत खतरनाक होने वाली है। वो मीका को याद दिलाता है कि अपनी ट्रेनिंग मत छोड़ना क्योंकि अभी उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड स्टेबल नहीं है। तभी कावासाकी शिंजी के पास आता है। शिंजी उसे पहचान लेता है और उसे केटा कहकर बुलाता है। दोनों पुराने दोस्तों की तरह खुश होते हैं। शिंजी अपने टीममेट्स को बताता है कि ये उसका हाई स्कूल का क्लासमेट है। कावासाकी मजाक में कहता है कि वो एक्चुअली शिंजी का बड़ा भाई जैसा है, पर शिंजी जिद करता है कि बड़ा भाई वो खुद है। कावरी सुझाव देती है कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो पुरानी बातें कर सके, और वो सब निकल जाते हैं। बातचीत के दौरान शिंजी हैरान होता है कि कावासाकी अब मिलिट्री में एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। कावासाकी उसे बताता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है। शिंजी उससे पूछता है कि क्या उसने दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरी के बारे में सुना है। कावासाकी उसे एक राज की बात बताता है कि उनकी यूनिट को यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि एक म्यूटेंट डॉग भागकर इस एरिया में छुपा हुआ है। शिंजी को इसमें इंटरेस्ट आता है और वो सोचता है कि क्या ये वही कुत्ता है जो चेयरमैन ने उस पर छोड़ा था। जल्द ही एक सोल्जर कावासाकी को खबर देता है कि सारे सिविलियंस को निकाल लिया गया है और अब उन्हें बस उस म्यूटेंट डॉग के सामने आने का इंतजार है। शिंजी को इसमें काफी इंटरेस्ट आता है और वो मन ही मन उम्मीद करता है कि आज मिलिट्री की असली ताकत देखने को मिलेगी। वो कावासाकी से पूछता है कि क्या वो ये सब अपनी आंखों से देख सकता है। कावासाकी तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शिंजी के लिए ये एक अच्छा सबक होगा कि ये दुनिया अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो राजी हो जाता है और अपने एक बंदे हायाकावा को ऑर्डर देता है कि शिंजी को ऑब्जर्वेशन एरिया तक ले जाए। जैसे ही हायाकावा शिंजी को लेकर निकलता है, वो उसे वार्निंग देता है कि चाहे कैप्टन कावासाकी के साथ उसके रिश्ते कैसे भी हों, यहाँ उसे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। शिंजी बस हल्के से मुस्कुरा देता है और बिना किसी बहस के मान जाता है। जब वो ऑब्जर्वेशन एरिया पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां हर बंदा गन्स से लैस है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके शिंजी समझ जाता है कि ज्यादातर लोग वाकुसिन लेवल 1 पर है, मतलब ये सब काफी स्किल्ड फाइटर्स हैं। अचानक अलार्म बजता है और खबर आती है कि म्यूटेंट डॉग सामने आ गया है।
कहीं करीब ही वो दरिंदा उन सोल्जर्स पर गुर्रा रहा होता है जिन्होंने उसे घेरा हुआ है। सोल्जर्स तुरंत बीस्ट पर गोलियां चला देते हैं, पर भाई गोलियां तो उसे सिर्फ चढ़ाने का काम करती हैं, चोट तो लगती ही नहीं। उल्टा वो बीस्ट अपने मुंह से एक अजीब सी पर्पल एनर्जी निकालने लगता है। शिंजी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है और कावासाकी को एहसास होता है कि वो मुसीबत में है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। वो अपने बंदों को तुरंत उसे रोकने का ऑर्डर देता है ताकि उनकी पूरी यूनिट राख ना हो जाए। लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसकी एनर्जी उन्हें तिनके की तरह पीछे ढकेल देती है। कुछ ही पलों में वो भेड़िया पूरी तरह बदल जाता है और उसके शरीर पर नोकीली स्पाइक्स निकल आती हैं। इस मोड़ पर कावासाकी को लगता है कि अब उनका गेम ओवर पक्का है। काफी देर तक मुकाबला करने के बाद भी कावासाकी जीत नहीं पाता। वो अपने बंदों से कहता है कि अब उनके पास सिविलियंस को बचाने के लिए अपनी जान लड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो स्पेशल फोर्सेस को आगे भेजता है, पर मॉन्स्टर अपनी एक एनर्जी स्लैश से उन्हें बड़े आराम से धूल चटा देता है। बाकी सोल्जर्स सदमे में देखते रह जाते हैं जब उनका कैप्टन मलबे के ढेर में जा गिरता है। कावासाकी देखता है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ लपक रहा है और वो सोचने लगता है कि क्या उसकी जिंदगी का सफर यहीं खत्म होने वाला है। जैसे ही मॉन्स्टर कावासाकी को जमीन में गाड़ने वाला होता है, शिंजी बीच में आ जाता है और सिर्फ एक हाथ से उस भयानक वार को रोक लेता है। कावासाकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर शिंजी उस मॉन्स्टर से कहता है कि मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की सजा सिर्फ मौत है। वो मॉन्स्टर को इतने जोर का बिजली का झटका देता है कि वो दर्द के मारे पीछे कूद जाता है। ये देखकर कावासाकी हैरान रह जाता है और शिंजी से पूछता है कि क्या तुम शुरू से ही एक कल्टिवेटर थे। शिंजी उसे यकीन दिलाता है कि वो इस मॉन्स्टर को राख करने के बाद आराम से बात करेंगे। बाकी सोल्जर्स तो सुन पड़ गए हैं कि इस बंदे ने एक रैंक 4 म्यूटेंट बीस्ट को सिर्फ एक ही बार में चोट पहुंचा दी है। वो अपनी ब्लेड तैयार करता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है ताकि इस खेल को अंजाम तक पहुंचा सके। शिंजी एक बिजली का गोला तैयार करता है। जब म्यूटेंट डॉग उसे देखता है तो वो डर के मारे दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है, पर शिंजी उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो एक पल में बिजली का गोला उसकी पीठ के आर पार निकाल देता है। इसी बीच कुछ सोल्जर्स कावासाकी को सहारा देते हैं और कावासाकी शिंजी की इतनी ताकतवर लाइटनिंग कल्टीवेशन देखकर दंग रह जाता है। जब भेड़िया कमजोर पड़ जाता है तो शिंजी अपनी थंडर फ्लाइम पावर को अपनी ब्लेड में भरता है और उस म्यूटेंट डॉग को 2 टुकड़े कर देता है। सारे सोल्जर्स हैरान हैं कि धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने के इतनी जल्दी बाद कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये खुद एक मॉन्स्टर बन जाएगा। हालांकि कावासाकी बड़े गर्व से कहता है कि मेरे दोस्त से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहीं शिंजी नोटिस करता है कि जो चाकू वो यूज कर रहा था वो पूरी तरह चूर चूर हो गया था, भले ही वो मिलिट्री ग्रेड का था। उसे एहसास होता है कि उसे अब एक ऐसा वेपन ढूंढना होगा जो उसकी भयानक ताकत को बर्दाश्त कर सके। जब वो नीचे आता है तो कावासाकी उसकी पावर की जमकर तारीफ करता है। उसे हैरानी होती है कि शिंजी ने आज तक अपनी इतनी बड़ी ताकत कभी दिखाई क्यों नहीं। जख्मी होने के बावजूद कावासाकी सोल्जर्स को सफाई करने का ऑर्डर देता है और शिंजी को कहीं सुकून से बात करने के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद कावासाकी इस मिशन का वीडियो अपने सुपीरियर को दिखाता है और बताता है कि शिंजी सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा है। उस औरत का मानना है कि अगर वो शिंजी को रिक्रूट कर लेते हैं तो मिलिट्री की ताकत आसमान छूने लगेगी। वो कावासाकी से पूछती है कि क्या उसने शिंजी को उन्हें ज्वाइन करने के लिए मना लिया है। कावासाकी मानता है कि उसने कोशिश तो की, पर शिंजी पहले से ही स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन का मेंबर है। जब उसकी सुपीरियर ये सुनती है तो वो फैसला करती है कि वो किसी को उस ऑर्गेनाइजेशन में नेगोशिएट करने के लिए भेजेगी। अगले दिन जब शिंजी घर पहुंचता है तो यूए उससे पूछती है कि क्या उसने मिलिट्री ऑपरेशन ज्वाइन किया था। वो मानता है कि बस इत्तेफाक से वो वहां था और उसे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। यूए उसे बताता है कि सुप्रीम कमांडर की पोती यानी ग्रैंड डॉटर हमारे चेयरमैन को लगातार कॉल्स कर रही हैं। शिंजी के पूछने पर यूए समझाती है कि चेयरमैन तो रोने जैसा हो गया है मामला छुपाने के लिए, पर वो लेडी पीछा नहीं छोड़ रही। इसलिए वो सुझाव देती है कि शिंजी कुछ दिन होशियार रहे। अचानक शिंजी को कावासाकी के फोन से कॉल आता है, जो असल में उसकी सुपीरियर फुआ नात्सुकी का होता है। पहले तो शिंजी कोई जवाब नहीं देता, पर नात्सुकी कहती है कि वो एक ऐसी जगह जानती है जहां बहुत ही ताकतवर फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप हो रही है। ये सुनकर शिंजी का ध्यान तुरंत वहां चला जाता है, क्योंकि वो कब से अपनी फायर एनर्जी बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जब वो नात्सुकी से मिलती है तो वो बताती है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नाइट पेट्रोल के दौरान एक फायरबॉल देखा गया था। वहां के मजदूरों को लगा कि वो कोई भूत है, तो उन्होंने एक मीडियम बुलाया यानी तांत्रिक बुलाया, पर उससे मामला और बिगड़ गया और पूरी साइट जलने लगी। मिलिट्री ने एरिया सील कर दिया है, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा। शिंजी पूछता है कि क्या आग अभी भी फैल रही है। नात्सुकी कहती है हाँ, और वो सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट ही कर पा रहे हैं। फिर अचानक वो उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी यूए के साथ इन्वॉल्व है। शिंजी शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें बंद करो, यूए बस मुझ पर नजर रखने के लिए है। नात्सुकी मजाक में कहती है कि इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि जब से धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी लौटी है, कल्टीवेटर्स की एक मिलिट्री फोर्स बनाना देश की टॉप प्रायोरिटी है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ताकतवर कल्टीवेटर्स जिद्दी होते हैं और टीम में काम करना नहीं जानते। पर नात्सुकी पॉइंट आउट करती है कि कावासाकी ने कहा था कि शिंजी ऐसा नहीं है। शिंजी उससे पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करके नई जनरेशन के कल्टीवेटर्स को ट्रेन करे। नात्सुकी हाँ कहती है
और वादा करती है कि अगर वो मान गया तो उसे बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी। खैर, शिंजी उसे समझाता है कि पहले उसे स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन में नए टैलेंट को ट्रेन करने पर फोकस करना होगा। ये सुनकर नात्सुकी का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शिंजी सच में उसूलों वाला बंदा है। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस उन जिद्दी लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है जो डू नॉट क्रॉस लाइंस के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो कार से नीचे उतरते हैं, पास ही यूटो के साथ खड़ी रिन शिंजी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शिंजी कोई जवाब नहीं देता, तो यूटो मजाक उड़ाता है कि शिंजी आज भी रिन के पीछे किसी वॉचडॉग की तरह दुम हिलाता हुआ घूम रहा है। वहां खड़े प्रेस वाले जब ये टेंशन महसूस करते हैं तो तुरंत अपने कैमराज उनकी तरफ घुमाते हैं ताकि कोई स्पाइसी न्यूज निकाल सके। यूटो शिंजी से कहता है कि वो जानता है कि वो रिन को भुला नहीं पाया है, पर वो उसे याद दिलाता है कि वो कभी उसके साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने अपना मौका गंवा दिया है। भीड़ भी असली मकसद को भूलकर इस ड्रामा पर फोकस करने लगती है, पर शिंजी को तो यकीन ही नहीं होता कि रिन और यूटो इतनी सड़ी गली बातें सबके सामने बोल रहे हैं। आखिरकार नात्सुकी आकर शिंजी से पूछती है कि क्या हुआ, और प्रेस तुरंत उसकी स्टनिंग ब्यूटी देखकर अपना ध्यान उस पर शिफ्ट कर देती है। जब यूटो नात्सुकी को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। वो रिन से कहीं ज्यादा ऊपर की लीग की थी। रिन ये देखकर एकदम शॉक रह जाती है। यूटो तुरंत हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर नात्सुकी उसे इग्नोर करते हुए शिंजी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, जिससे यूटो का हाथ हवा में ही लटका रह जाता है। शिंजी नात्सुकी से कहता है कि ये लोग बस राह चलते लोग हैं और उन्हें अंदर चलना चाहिए क्योंकि उनके पास फालतू वक्त नहीं है। वो यूटो को वैसा ही छोड़कर निकल जाते हैं और पूरी भीड़ उसकी इस बेइज्जती पर हंसने लगती है। रिन को ये बात बहुत चुभती है और वो कसम खाती है कि वो नात्सुकी को इस शर्मिंदगी का मजा चखा कर रहेगी। जब वो देखती है कि यूटो अब भी नात्सुकी को ताड़ रहा है तो वो उसे झटका देती है और यूटो तुरंत माफी मांगता है। रिन सोचती है कि अगर ये अमीर ना होता तो वो कब का इसे लात मार चुकी होती। इसी बीच नात्सुकी शिंजी को बताती है कि साइट वर्कर्स ने कंफर्म किया है कि आग बढ़ गई है और उन्हें सेफ्टी पेरीमीटर और बढ़ाना होगा। वो कहती है कि उन्हें कोई तुरंत हल निकालना होगा और वो उसे उस एरिया में ले जाती है जहां फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी नापने का एक डिवाइस निकालती है और रीडिंग्स देखकर पेरीमीटर को 10 किलोमीटर और बढ़ाने का ऑर्डर देती है। अभी वो बोल ही रही होती है कि वो देखकर दंग रह जाती है कि शिंजी सीधा उस आग के बीच चलने लगा है। पास खड़ा घबराया हुआ सोल्जर वाइस कमांडर नात्सुकी से पूछता है कि क्या वो उसे रोके, पर नात्सुकी हैरानी से सोचती है कि क्या शिंजी सच में उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। शिंजी आग के पास जाता है और उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एक स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी डिटेक्ट की है जिसे वो एब्जॉर्ब कर सकता है। वो एब्जॉर्ब चुनता है और एनर्जी उसके शरीर में बहने लगती है। ये फ्लो इतना तेज होता है कि नात्सुकी और सोल्जर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं। नात्सुकी सोचने लगती है कि ये बंदा आखिर कितना ताकतवर है। उसे लगता है कि शायद ये एडवांस लेवल 4 या लेवल 5 तक पहुंच जाएगा अगर इसने सारी एनर्जी सोख ली। इसी बीच शिंजी की फायर एट्रीब्यूट एनर्जी लेवल 2 पर पहुंच जाती है और उसे बोनस के रूप में एक नए फायर टेक्निक का ड्रॉ मिलता है। शिंजी अपना बोनस यूज करता है और जैसे ही वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है, सिस्टम बताता है कि उसका जैकपॉट लगा है। उसे मिलती है इटर्नल सेक्रेड फ्लेम टेक्निक, जो कि एक गोल्डन फायर एट्रीब्यूट टेक्निक है। क्योंकि ये पहली बार है जब उसे कोई गोल्डन टेक्निक मिली है, उसे 10 बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस टेक्निक से ट्रेनिंग करके वो अपने अंदर फायर एनर्जी स्टोर कर सकता है, जिससे वो बड़े लेवल के अटैक्स कर पाएगा। एक्साइटेड होकर वो सारी एनर्जी सोख लेता है। नात्सुकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने अकेले ही इतनी आग सोख ली। जब वो काम खत्म करता है, नात्सुकी घबराकर पूछती है कि वो ठीक तो है ना, पर शिंजी बड़े आराम से कहता है कि वो एकदम चिल है और उसे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जब वो अपना डिवाइस चेक करती है तो वो मिनटों में फट जाता है, पर शिंजी तेजी से उसे खींचकर बचाता है। नात्सुकी उसके गले लगकर खुद से वादा करती है कि वो इस मर्द को हर हाल में अपना बनाकर रहेगी। शाम को नात्सुकी कंफर्म करती है कि क्या उसने सच में सारी आग सोख ली है, तो शिंजी पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है नहीं, और उसका लेवल पूछती है तो वो बताता है कि शायद वो योसेन रिल्म के लेवल 4 पर है और जल्द ही लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। नात्सुकी हैरान है क्योंकि इतनी ताकत के बाद उसे लगा लेवल और ज्यादा होगा, तो शिंजी समझाता है कि उसका कल्टीवेशन मेथड थोड़ा अलग है। नात्सुकी ज्यादा सवाल नहीं पूछती क्योंकि हर कल्टीवेटर के अपने राज होते हैं। वो फिर से उसे मिलिट्री ज्वाइन करने का ऑफर देती है, पर शिंजी फिर से मना कर देता है। इसी बीच यूए को चेयरमैन का मैसेज मिलता है कि वो शिंजी से शैडो सब्जुगेशन मिशन के बारे में बात करे। वो उसे होशियार रहने को कहता है क्योंकि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब वापस आ चुकी है। अगली सुबह शिंजी को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसे लगता है कि यूए कुछ पका रही है। वो एक्साइटमेंट में किचन में जाता है, पर वहां नात्सुकी को अपने काउच पर टेकआउट के साथ बैठा देखकर हैरान रह जाता है। जब वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि उसने मिलिट्री प्रोसीजर्स यूज करके उसके घर को एक क्लासिफाइड मिलिट्री साइट रजिस्टर करवा दिया है। शिंजी चिढ़ जाता है और यूए को ढूंढने उसके कमरे में जाता है, पर वो वहां नहीं मिलती। नात्सुकी गेस करती है कि शायद यूए वहां से चली गई है क्योंकि उसे पता था नात्सुकी आ रही है।
लेकिन शिंजी टेबल पर रखी मिशन फाइल देखता है और उसे शैडो सब्जुगेशन मिशन के बारे में पता चलता है। उसे डर लगता है कि कहीं यूए अकेली ना चली गई हो और वो बाहर की तरफ भागता है। नात्सुकी पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि यूए खतरे में है और उसे चीफ से तुरंत मिलना होगा। वहीं दूसरी तरफ यूए पानी के अंदर तैरते हुए किसी से बचने की कोशिश कर रही है। उसे एहसास होता है कि शिंजी के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। वो सोचती है कि वो इतनी कमजोर कब से हो गई। वो मुड़कर अपने पीछे वाले पर आइस से हमला करती है। उसे लगता है कि वो जीत गई, पर तभी पीछे से एक मॉन्स्ट्रस फिश उसे निगलने के लिए आती है। यूए तेजी से उस मछली पर अपनी आइस पावर से पलटवार करती है, पर वो अजीब सी चीख निकालती है जिससे यूए का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो मॉन्स्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख रहा है। यूए हार नहीं मानती और ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश करती है ताकि मॉन्स्टर और स्ट्रांग ना हो जाए, पर तभी एक विशाल ऑक्टोपस उसे जोर से नीचे पटक देता है। उस चोट से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और पानी में गिरते हुए वो सोचती है कि क्या उसका गेम ओवर हो गया। तभी पानी के अंदर बिजली की एक तेज लहर चमकती है। ये शिंजी था जो उसे बचाने आया था। वो उसे भागने को कहती है क्योंकि मॉन्स्टर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, पर शिंजी पहले यूए को होशियारी से सेफ जगह ले जाता है। वो उसे लेकर पानी से बाहर निकलता है और वहां नत्सुकी मिलती है, जो पूछती है कि क्या मॉन्स्टर ढेर हो गया। वो मना करता है, पर नत्सुकी से यूए का ख्याल रखने को कहता है, तो नत्सुकी उसे हॉस्पिटल ले जाने का ऑफर देती है। शिंजी तुरंत पानी में नहीं उतरता, पर वो वादा करता है कि यूए के ठीक होते ही वो उससे मिलने आएगा। जब यूए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो चेयरमैन शिंजी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने सही वक्त पर उसकी जान बचाई। शिंजी खुशी जताता है और मिशन के बारे में और सवाल पूछता है। चेयरमैन बताते हैं कि उस मॉन्स्टर को शैडो कहते हैं। पता चलता है कि वो 6 महीने से उस पर नजर रख रहे थे, उस वक्त जब दुनिया में 10 से भी कम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने कभी मॉन्स्टर की असली बॉडी नहीं देखी थी, उन्हें शक था कि वो डार्क एनर्जी का यूज करके समुद्र की गहराइयों में छुपा है और आसपास की चीजें एब्जॉर्ब करके बड़ा हो रहा है। हाल ही में आई स्पिरिचुअल सर्च की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर हो गया है और सिविलियंस के लिए खतरा बनने से पहले उसे खत्म करना जरूरी है। चेयरमैन शिंजी से मदद मांगते हैं और वो एक शर्त पर मान जाता है। उस रात नत्सुकी अपने दादाजी को कॉल करती है और पूछती है कि वो शिंजी से ये काम क्यों करवा रहे हैं। बूढ़े ने कहा कि ये शिंजी के लिए और देश के लिए एक असली इम्तिहान यानी ट्रायल है, पर नत्सुकी जिद करती है कि मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो याद दिलाती है कि मिलिट्री ने पहले एक छोटी डिवीजन भेजी थी, पर वो सब फेल हो गए, भले ही वो योजन लेवल 3 या उससे ऊपर के थे। सब समझते हुए भी उसके दादाजी समझाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उसे तसल्ली देते हैं कि उन्होंने शिंजी की मदद के लिए 3 एलीट सोल्जर्स लगाए हैं। वो वार्न करते हैं कि इन बदलावों की वजह से वो दूसरे देशों से पीछे नहीं रह सकते, वरना उन पर हमला यानी इन्वेजन हो सकता है। वो बताते हैं कि शैडो एक ऐसी जगह है जिसे उन्होंने कम से कम ए रैंक हार्ड जोन क्लासिफाई किया है। उनका मानना है कि अगर वो एक ए रैंक हार्ड जोन को सिक्योर कर लेते हैं तो उनके देश का नाम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद नत्सुकी शिंजी के बारे में सोचती है और दुआ करती है कि वो सही सलामत लौटे। इस बीच शिंजी को एक नई तलवार मिलती है जो उसे पसंद आती है और वो मीका को अपने साथ मिशन पर ले जाता है। कंफ्यूज होकर मीका पूछती है कि टीम से सिर्फ वही क्यों है। शिंजी समझाता है कि वही अकेली है जो जनरल लेवल 3 तक पहुंची है और वो देखना चाहता है कि क्या उसने अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखी है। वो वादा करती है कि वो उसे पीछे नहीं खींचेगी और अपना बेस्ट देगी, पर वो उसे रिलैक्स रहने को कहता है और बताता है कि मिलिट्री भी उन्हें बैकअप देगी। जब वो पोर्ट पर पहुंचते हैं तो शिंजी और मीका मिलिट्री के लोगों से मिलते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा ताना मारता है कि नई जनरेशन के कल्टीवेटर्स काफी बच्चे हैं। पास पहुंचकर जब शिंजी पूछता है कि क्या वो मिलिट्री से हैं, तो वही बंदा अपना इंट्रो कुरोकी के रूप में देता है और कहता है कि उन्हें पीछे मत खींचना। इससे मीका चिढ़ जाती है और पूछती है कि क्या उसे पता है उनका कमांडर कितना ताकतवर है, पर एक फीमेल ऑफिसर बीच बचाव करती है और कुरोकी की कड़वी जबान के लिए माफी मांगती है। तीसरा बंदा सब इग्नोर करके आगे बढ़ने का सुझाव देता है। शिंजी मीका से कहता है कि उनकी बातों का बुरा मत मानो और काम पर फोकस करो। जल्द ही वो सब पानी के अंदर निकलते हैं। तैरते वक्त कुरोकी को महसूस होता है कि जैसे कोई अंदर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख रहा है। उसके साथ ही पहचान लेते हैं कि ये डार्क एट्रीब्यूट का खतरनाक असर है। वहीं मीका कैप्टन शिंजी को बताती है कि गंदी बदबू की वजह से उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो शिंजी बिजली की एनर्जी का एक बैरियर बना देता है ताकि डार्क एनर्जी का असर रुक जाए। कुरोकी मुड़कर शिंजी और लड़की को चेक करता है ये देखने के लिए कि क्या वो डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि उन जैसे प्रोस की भी हालत खराब हो रही है। पर वो ये देखकर शौक रह जाता है कि उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। कुरोकी को लगता है कि वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ बैरियर में लगा रहे हैं और उसे डर है कि खतरा आने पर वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखता है और वो म्यूटेंट फिश मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है। मीका तुरंत हमला करने वाली होती है, पर शिंजी उसे पहले ऑब्जर्व करने को कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर की असली बॉडी नहीं है। ये सुनकर वो हैरान होती है, पर कुरोकी आगे बढ़कर मॉन्स्टर को मुक्का जड़ देता है। वो स्वैग में मुड़कर कहता है कि खोए मत रहो,
पर मीका उसे बताती है कि उसने बस एक भ्रम तबाह किया है। कुरोकी यकीन नहीं करता और जब वो बहस कर रहे होते हैं, ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल्स निकालकर सबको घेर लेता है। उसका असर उन बंदों पर होने लगता है और उनमें से लेडी ऑफिसर को यकीन नहीं होता कि योजिन लेवल 5 का इतना ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ हो सकता है। तुरंत मीका अपने फ्रोजन साइथ वॉल्स अटैक के साथ आगे बढ़ती है, पर कुरोकी पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है, क्योंकि मॉन्स्टर उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। फिर भी मीका कैप्टन के सामने खुद को साबित करने के लिए मॉन्स्टर को ढेर करने का फैसला करती है। अपने साइथ के एक ही वार से वो उन टेंटिकल्स को तबाह कर देती है जिन्हें उसने पहले जमाया था। मॉन्स्टर जम जाता है तो मीका खुश होती है कि काम हो गया, पर मॉन्स्टर जल्द ही दोबारा प्रकट होता है और उन बंदों पर हमला करता है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मॉन्स्टर मीका को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो खुद को एक आइस शेल से प्रोटेक्ट करती है, जिसे मॉन्स्टर तोड़ देता है। जब उसे लगता है कि वो मर जाएगी, शिंजी उसके बगल में प्रकट होता है और उसकी तारीफ करता है। वो अपनी ताकतवर तलवार से उस कॉकरोच के हमले को रोक लेता है। बाकी सब दंग है कि उसने टेंटिकल्स के वार को कैसे रोका, और उसका ब्लॉन्ड बंदा हैरान है कि उसकी फायर एट्रीब्यूट एनर्जी कैसे काम कर रही है। इस बीच शिंजी उस ऑक्टोपस से पिछली बार यूए को परेशान करने का बदला लेने का फैसला करता है। वो अपनी नई गोल्डन आर्ट्स निकालता है और तेजी से आगे बढ़कर मॉन्स्टर के सिर में उसे घुसा देता है। कुरोकी उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि उसे लगता है कि एक मामूली चुभोग योजिन लेवल 5 के क्रीचर को कुछ नहीं करेगी, पर शिंजी तुरंत अपनी एटर्नल सेक्रेड फायर टेक्निक एक्टिवेट करके अपनी पूरी पावर तलवार में झोंक देता है। इसके साथ ही एक भयानक सुनहरी लपटें निकलती हैं जो उस ऑक्टोपस को चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो किसी क्रिसमस ट्री की तरह चमकने लगता है। जब वो मॉन्स्टर दर्द के मारे बुरी तरह तड़पने और दहाड़ने लगता है तो कुरोकी सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर किस तरह की ताकत है। आखिरकार कुरोकी को एहसास होता है कि उसके सुप्रीम कमांडर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। उसे याद आता है जब उसने कमांडर से पूछा था कि वो इन ट्रेनीज को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, जबकि इनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है और ये लोग तो बस नोबडीज हैं। लेकिन कमांडर ने उसे समझाया था कि शिंजी की काबिले तारीफ एबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया था कि भले ही हमारे करंट ट्रेनीज आम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, पर शिंजी की आंखों में वो सिर्फ दूध पीते बच्चे यानी इन्फेंट्स ही हैं। प्रेजेंट में कुरोकी को यकीन ही नहीं होता कि शिंजी एक इंसान है और उसे डर लगने लगता है कि अगर इसने सही में मिलिट्री ट्रेनिंग ले ली तो ये कितना भयानक ताकतवर बन जाएगा। उसने ये भी नोटिस किया कि मीका इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी एकदम कूल रही और इतनी छोटी उम्र में ही वो बबलिंग लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। तभी अचानक बाकी साथी कुरोकी के पास आते हैं जब वो उसे ख्यालों में खोया हुआ पाते हैं। कुरोकी कहता है कि वो ठीक है और सुझाव देता है कि उन्हें बाद में सबसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें ड्रिंक पर बाहर ले जाना चाहिए। बाद में वो शिंजी का शुक्रिया अदा करता है और अपनी पुरानी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। हालांकि शिंजी कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानता था कि कुरोकी ने ऐसा सिर्फ उनकी फिक्र में किया था। इसके थोड़ी देर बाद वो सब निकलने लगते हैं, पर शिंजी पीछे रुकने का फैसला करता है और उनसे कहता है कि वो लोग चले जाएं क्योंकि उसे लगता है कि नीचे कुछ और भी है। वो दोबारा गहराई में तैरता है और उसे 2 स्टारड्यू फ्लावर्स मिल जाते हैं। इसे देखकर वो श्योर हो जाता है कि अब मीका और यूए दोनों अपनी एबिलिटीज को और बेहतर बना सकती हैं। जब वो आखिरकार बाहर निकलता है तो उसे बाकी लोग नहीं मिलते, पर एक दूसरा मिलिट्री ऑफिसर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो शिंजी है। शिंजी उसकी प्रेजेंस देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उसके आने की भनक तक नहीं लगी थी। जब वो नाम पूछता है तो वो बंदा बताता है कि उसका नाम टोकिडो लाइट है और वो लेडी नात्सुकी का असिस्टेंट है। वो शिंजी को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि वो कुछ दिन पहले तक एक मिशन पर था, इसीलिए मिलने नहीं आ पाया, पर वो उसे कहता है कि अगर नात्सुकी कभी कोई परेशानी खड़ी करे तो वो उसे कांटेक्ट करे। शिंजी समझ जाता है कि ये पक्का नात्सुकी का बॉडीगार्ड है और वो सोचने लगता है कि क्या इसकी ताकत आयरन वेन स्टेट तक पहुंच गई है। आखिरकार वो टोकिडो से पूछता है कि क्या उसे उससे कुछ काम है और मीका के बारे में सवाल करता है। टोकिडो समझाता है कि मीका और बाकी सबको घर भेज दिया गया है, पर वो यहाँ इसीलिए रुका है क्योंकि सुप्रीम कमांडर उससे मिलना चाहते हैं। शिंजी को बड़ा झटका लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये मिलिट्री के सबसे बड़े ऑफिसर की बात कर रहा है और वो कार में बैठ जाता है। एंट्रेंस पर उसे एक बुजुर्ग दिखते हैं और वो पूछता है कि क्या वो सुप्रीम कमांडर फुआ है। कमांडर फुआ बताते हैं कि उन्होंने अपनी पोती से उसके बारे में बहुत सुना है। कमांडर फुआ उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि नात्सुकी ने उन्हें बताया था कि वो अपने शरीर में फायर एनर्जी स्टोर कर सकता है। कमांडर को ये सुनकर हैरानी नहीं होती क्योंकि दुनिया अब बहुत क्रेजी हो चुकी है, तो वो कहते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उसके जैसा पावर हाउस सामने आया है। जब शिंजी कहता है कि वो बस किस्मत वाला था तो कमांडर को उसका ये शांत मिजाज पसंद आता है और उन्हें समझ आता है कि उनकी पोती ने उसमें दिलचस्पी क्यों ली। आखिरकार कमांडर बताते हैं कि दुनिया अब एक बदलाव के दौर से गुजर रही है और जो लोग खुद को नहीं ढाल पाएंगे उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिर भी शिंजी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो आम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा, तो कमांडर कहते हैं कि उसे शायद जल्दी लेवल अप करना होगा। पता चलता है कि डार्कनेस सबसे ज्यादा परेशान करने वाली एनर्जी है जो जिंदा लोगों को बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर्स में बदल देती है।
क्योंकि लाइटनिंग एनर्जी डार्कनेस को खत्म करने का सबसे असरदार जरिया है, कमांडर समझाते हैं कि उसे अपने लिए और देश के लिए जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। ये सुनकर शिंजी वादा करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग में और भी ज्यादा जान झोंक देगा। आखिरकार कमांडर उसे एक मिलिट्री एक्सक्लूसिव फोन देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनसे बात कर सके। तुरंत शिंजी हिचकिचाते हुए एक रिक्वेस्ट करता है और वो वेपन दिखाता है जो चेयरमैन यान ने बनाया था, जो अब दरारों से भर चुका है क्योंकि वो उसकी एनर्जी नहीं झेल पाया। कमांडर तलवार की हालत देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये यानागी की सबसे कीमती क्रिएशंस में से एक थी, और वो सोचने लगते हैं कि शिंजी के अंदर आखिर कितनी भयानक एनर्जी छुपी है। खैर, वो शिंजी से कहते हैं कि वो तलवार उनके पास छोड़ दे ताकि वो उससे कई ज्यादा मजबूत तलवारें बनवा सके। जैसे ही शिंजी बाहर निकलता है, उसे चेयरमैन यान का कॉल आता है कि यूए मुसीबत में है। कहीं और यूए के दिल की धड़कन गिरने लगती है और डॉक्टर्स उसके शरीर से एक एलिमेंटल ऑर्ब निकालने के लिए दौड़ते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि वो काफी वक्त से कोमा में है और अगर उन्होंने जबरदस्ती उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी निकाली तो बची कुची एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा डॉक्टर पूछता है कि क्या वो बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। बाहर चेयरमैन घम में खुद को पोंछ रहे हैं। तभी शिंजी वहां पहुंचता है और पूछता है कि यूए की हालत कैसी है और ये सब कैसे हुआ जबकि वो पहले स्टेबल थी। परेशानी में चेयरमैन उससे पूछते हैं कि क्या वो डार्क एट्रीब्यूट एनर्जी की फितरत यानी प्रॉपर्टीज जानता है। तो शिंजी को याद आता है कि डार्क एनर्जी जिंदा लोगों का दिमाग ही छीन लेती है। चेयरमैन हाँ कहते हैं और बताते हैं कि यूए हमेशा से स्ट्रांग रही है, पर जब से शिंजी ने उसे बचाया वो अपनी काबिले तारीफ एबिलिटीज पर शक करने लगी थी, इसीलिए वो बिना उसे बताए मिशन पर चली गई। चेयरमैन खुद को जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि उन्हें दोनों को साथ भेजना चाहिए था। तुरंत शिंजी अपना सिस्टम निकालता है और पूछता है कि क्या यूए को बचाने का कोई रास्ता है। सिस्टम उसे कहता है कि वो यूए के बॉडी को टच करे ताकि वो स्कैन कर सके। शिंजी तुरंत सर्जरी थिएटर में घुस जाता है और डॉक्टर्स उसे बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि वो एक इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन शिंजी उन्हें रास्ते से हटा देता है और कहता है कि जब तुम उसे बचा नहीं सकते तो हीरो बनना बंद करो। शिंजी उसका हाथ पकड़ता है और सिस्टम से कहता है कि उसे हर हाल में बचाना होगा, और सिस्टम सर्च शुरू कर देता है। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे हाथ छोड़ने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे कुछ नहीं होगा, और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि इस बच्चे को अंदर किसने आने दिया, तो चेयरमैन यान बोलते हैं कि उन्होंने इजाजत दी है। ये सुनकर वो चुप हो जाते हैं, पर चेयरमैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें यूए के जख्मों का इलाज तुरंत करना होगा, पर चेयरमैन उनसे कहते हैं कि शिंजी को एक मौका देकर देखो। इस बीच शिंजी का सिस्टम अपनी तलाश जारी रखता है और आखिरकार एक ट्रीटमेंट सुझाता है जिसमें उसके शरीर में स्टारड्यू फ्लावर्स डालने होंगे और लाइटनिंग एनर्जी इंजेक्ट करनी होगी। तुरंत वो चेयरमैन से कहता है कि उसने यूए को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, पर उसके लिए सबको ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाना होगा। डॉक्टर्स को ये बात हजम नहीं होती तो शिंजी अपने शरीर को बिजली यानी लाइटनिंग एनर्जी से कवर कर लेता है और साफ कहता है कि इस सिचुएशन में वो उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। जब चेयरमैन उन्हें बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं तो वो तुरंत निकल जाते हैं। इसके बाद शिंजी अपनी ताकत से स्टारड्यू फ्लावर को पीसता है और उसे यूए को खिला देता है। इससे यूए के शरीर में बिजली की लहरें दौड़ने लगती हैं और शिंजी खुद से वादा करता है कि वो उसे हर हाल में मौत के मुंह से वापस लाएगा। घंटों बाद यूए की आंख खुलती है और वो अपने बगल में शिंजी को पाती है। शिंजी उसे होश में देखकर राहत की सांस लेता है और उसे समझाता है कि आगे से ऐसी लापरवाह हरकतें बंद करे। कंफ्यूज होकर वो पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया है, तो वो बताता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे पानी के नीचे 2 स्टारड्यू फ्लावर्स मिल गए, वरना उसे बचाना नामुमकिन होता। आखिरकार यूए कहती है कि वो पक्का उसे एक बोझ समझता होगा, तो शिंजी हैरानी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोचेगा। वो उसे बताता है कि वो बहुत ताकतवर है क्योंकि वो स्प्रिंग सोर्स लेवल 3 पर है और पूरी दुनिया में इस लेवल के फाइटर्स ना के बराबर हैं। फिर भी यूए को लगता है कि वो शिंजी से कमजोर है, पर वो उसे जिद ना करने को कहता है। वो कमजोर नहीं है, बस शिंजी जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है। वो उससे पूछता है क्या तुमने मुझसे ज्यादा ताकतवर किसी को देखा है, और यूए को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है। इसके बाद शिंजी सोने के लिए निकल जाता है और उसे परसों सुबह शहर के बाहर वाले जंगल में रिहैब ट्रेनिंग के लिए मिलने को कहता है। 2 दिन बाद यूए एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को बड़े आराम से ढेर कर देती है और शिंजी उसकी तारीफ करता है। पता चलता है कि वो मॉन्स्टर स्प्रिंग सोर्स लेवल 3 के हाईएस्ट लेवल पर था और उसने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। उसे यकीन है कि अब यूए की ताकत लेवल 4 तक पहुंच चुकी है, लेकिन यूए उसे मक्खन लगाना बंद करने को कहती है क्योंकि वो अपनी असलियत जानती है। तो शिंजी मजाक में कहता है कि चलो आज का काम यहीं लपेटते हैं। तभी अचानक एक धमाका होता है और एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि भयानक डार्क एनर्जी का उफान आया है। साथ ही शिंजी को जंगल की गहराइयों में फायर एनर्जी की एक वायलेंट हलचल महसूस होती है। इस बीच कुछ लोग जंगल में कैंप लगाए बैठे हैं। उनके बीच यूटो रिन से कहता है कि वो बाद में एक बड़ी मछली पकड़ कर लाएगा और वो साथ में ग्रिल करेंगे। रिन को साफ घिन आती है और वो मना कर देती है और दूसरी लड़की कोयुकी की मदद करने चली जाती है।
उसके जाने के बाद एक दूसरा लड़का यूटो से पूछता है कि रिन को क्या हुआ है, तो वो बताता है कि जब से उसने कुछ दिन पहले उस स्टनिंग ब्यूटी यानी नत्सुकी को देखा है, वो ऐसी ही चिढ़ी हुई है। वो समझ जाता है कि यूटो पक्का किसी सुंदर लड़की को ताड़ रहा था। वो मानता है कि वो लड़की सच में कयामत थी और नए लड़के भी उससे मिलने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं। पर बेचारे नए लड़के को ये नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड सब सुन रही है। वो उसका कान खींचकर उसे टेंट लगाने ले जाती है और उसे मौका ना ढूंढने की हिदायत देती है। यूटो सूखी लकड़ियां लेने निकलता है और वहां उसे डार्क एनर्जी से भरा एक फूल दिखता है। एक फ्लैशबैक में रिन एक न्यूज रिपोर्ट देखती है जहां बताया जा रहा है कि वर्ल्ड यूनियन ने ऐलान किया है कि धरती पर ची रेस्टोरेशन का दौर शुरू हो चुका है। पता चलता है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी से कांटेक्ट करने के मौके मिलेंगे। प्रेजेंट में यूटो को लगता है कि इस फूल में वही ताकत है जो उसे किंग बनने और उस हॉट लड़की को पाने में मदद करेगी। वो इसे शिंजी को नत्सुकी के सामने नीचा दिखाने का एक सुनहरा मौका समझता है। वो तुरंत इस फूल को ठूस लेता है और उसे एक जोर का झटका महसूस होता है। उसका शरीर डार्क एनर्जी के कब्जे में आ जाता है और ये तबाही मचाने वाली ताकत उसे एक्साइट कर देती है। जल्दी उसे मदद की पुकार सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके साथी म्यूटेंट बीस्ट से घिरे हुए हैं। एक ही पल में वो वहां पहुंचता है और भेड़ियों को लात मारकर ढेर कर देता है। रेन उसे वॉर्न करने की कोशिश करती है कि ये खतरनाक है, पर वो उसे यकीन दिलाता है कि ये सब उसके लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। उसे समझ नहीं आता कि यूटो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है और वो हैरान है कि क्या इंसान सच में ऐसी ताकत रख सकते हैं। लेकिन यूटो के दोस्तों को लगता है कि ये वही ची कल्टीवेटर वाली चीज है जिसकी बातें न्यूज में हो रही हैं। जब रिन ये सुनती है तो वो फैसला करती है कि यूटो जैसा ताकतवर मर्द ही उसके लिए बिल्कुल सही है। क्या यूटो इस डार्क एनर्जी के नशे में शिंजी से बदला ले पाएगा? क्या ये ताकत उसे तबाही की तरफ ले जाएगी? जानने के लिए कमेंट करें अगर आपको अगला पार्ट चाहिए।